दिल्ली का मुखर्जी नगर, और वहां एक बंद फ्लैट का दरवाजा। इस दरवाजे के पीछे एक ऐसा राज दफन है, एक ऐसी पहेली जो आज तक सुलझ नहीं पाई। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, कोई इंसान एक बंद कमरे से आखिर गायब कैसे हो सकता है? ये सवाल ही अपने आप में कितना अजीब है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये सिर्फ एक सवाल ना हो बल्कि एक सच्ची घटना हो। बात है साल 2019 की। जगह दिल्ली का मुखर्जी नगर, वो इलाका जिसे यूपीएससी की तैयारी करने वालों का मक्का कहा जाता है। और बस यहीं इसी जगह पर एक रात एक स्टूडेंट अपने ही कमरे से ऐसे गायब हो गई मानो जैसे हवा में घुल गई हो। तो फ्लैट 307 की इस गुमशुदगी को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें मिलना होगा उन लोगों से जो इस पूरी मिस्ट्री के सेंटर में थे। तो सबसे पहले हैं अनीता सिन्हा, सिर्फ 24 साल की, एक मेहनती स्टूडेंट जो अपने सपनों को पूरा करने दिल्ली आई थी। फिर है रोहित मेहरा, उसका पड़ोसी, वो शख्स जिसने उस रात फ्लैट से कुछ अजीब होते हुए महसूस किया। और आखिर में मकान मालकिन श्रीमती दत्ता, जिनके पास एक ऐसा राज था जो इस पूरे केस को पलटकर रख देने वाला था। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जब ये केस खुला तो पहले 48 घंटों में क्या हुआ। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनके हाथ सुराग कम और उलझनें ज्यादा लगीं। तो हुआ ये कि 22 जून की रात करीब 1:45 बजे पड़ोसी ने फर्नीचर घसीटने और लाइटों के अजीब तरह से जलने बुझने की घटना देखी। और फिर ठीक 2:15 बजे सब कुछ एकदम खामोश हो गया। अगली सुबह जब देखा गया तो अनीता का दरवाजा हल्का सा खुला था और वो गायब थी। पुलिस की जो शुरुआती जांच थी उसने तो इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। देखिए, अंदर आने का कोई जोर जबरदस्ती का निशान नहीं था। अनीता का सारा सामान, उसका फोन, पर्स सब वहीं का वहीं था। लेकिन दो चीजें थीं जो बहुत अजीब थीं। एक, दरवाजे के अंदर की तरफ धूल से सने हाथ के निशान, और दूसरा एक खराब सीसीटीवी फुटेज जिसमें बस एक धुंधली सी परछाई दिखी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई। पता है क्या पता चला? वो जो हाथ के निशान थे वो अनीता के थे ही नहीं। तो सवाल ये था कि अगर वो निशान अनीता के नहीं थे तो फिर किसके थे? जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, एक ऐसा सच सामने आया जिसने इस केस को पूरी तरह से बदल दिया। पता चला कि ये रहस्य सिर्फ अनीता का नहीं था, बल्कि ये रहस्य तो उस फ्लैट नंबर 307 की दीवारों में बरसों से कैद था। असल में अनीता से पहले जो किराएदार उस फ्लैट में रहते थे, उनके साथ भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। पत्नी ने उसी फ्लैट में सुसाइड कर लिया था और उनका पति वो भी बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया था। और ये सारी बातें मकान मालकिन जानती थीं, लेकिन उन्होंने अनीता को कभी नहीं बताईं। लेकिन इस कहानी का जो सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाला मोड़ था, वो तब आया जब पुलिस को अनीता की पर्सनल डायरी मिली। और उस डायरी ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जो कमरे में लगे एक शीशे के पीछे छुपा हुआ था। डायरी की आखिरी एंट्री में लिखा था, मुझे शीशे के पीछे कोई दिखता है, एक औरत जिसने लाल चूड़ियां पहनी हैं। बस ये कुछ शब्द अनीता ने अपनी गुमशुदगी से ठीक पहले लिखे थे और इन लाइनों ने इन्वेस्टिगेशन का पूरा रुख ही मोड़ दिया। तो इसी डायरी एंट्री के बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। उन्होंने कमरे में लगे उस बड़े से शीशे को दीवार से हटाया और जैसे ही शीशा हटा, उनके सामने एक और राज खुल गया। दीवार के अंदर एक खोखली जगह थी, एक कैविटी। और उस छिपी हुई जगह के अंदर जो चीजें मिलीं, उन्होंने तो सबके होश उड़ा दिए। वहां से निकली एक लाल शादी की साड़ी, ढेर सारी लाल चूड़ियां, ठीक वैसी ही जैसी अनीता ने अपनी डायरी में लिखी थी, कुछ जली हुई तस्वीरें और मिट्टी में मिला हुआ सिंदूर। ये सारा सामान उस पिछली किराएदार का था जिसने सुसाइड किया था। अब इन सारे सुरागों के बाद पुलिस 3 अलग-अलग थ्योरीज पर काम करने लगी। पहली कि ये क्राइम है, दूसरी कि ये सब अनीता के दिमाग का खेल था, शायद कोई मनोवैज्ञानिक समस्या, या फिर तीसरी कि इसके पीछे कोई ऐसी ताकत थी जो हमारी समझ से परे है। देखिए, जो क्रिमिनल थियरी है वो हाथ के निशानों की वजह से मजबूत लगती है, पर मोटिव क्या था कोई नहीं जानता। फिर आती है साइकोलॉजिकल थियरी। हो सकता है यूपीएससी का प्रेशर हो, लेकिन फिर उन निशानों और फ्लैट के अतीत का क्या? और आखिर में है सुपरनैचुरल थियरी, जो सारी कड़ियों को जोड़ती तो है पर इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अब इतने साल बीत चुके हैं, ऑफिशियली तो ये केस बंद हो चुका है, लेकिन
मुखर्जी नगर की गलियों में और लोगों के जहन में ये रहस्य आज भी जिंदा है। पुलिस कभी किसी भी पक्के नतीजे पर नहीं पहुंच पाई और सरकारी फाइलों में अनीता सिन्हा का केस अनसॉल्व्ड के टैग के साथ बंद कर दिया गया। वहां के लोकल लोग इसे एक खास चीज से जोड़ते हैं, जिसे कहते हैं रेसिजुअल हॉन्टिंग। इसका मतलब है कि जब किसी जगह पर कोई बहुत दर्दनाक घटना होती है तो उसकी एनर्जी वहीं रह जाती है और वो घटना एक रिकॉर्डिंग की तरह एक लूप में बार बार प्ले होती रहती है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि कुछ केस कागजों पर तो बंद हो जाते हैं पर रूहों में हमेशा जिंदा रहते हैं। और जो सबसे अजीब बात है, उस इलाके के लोग आज भी दावा करते हैं कि हर साल 22 जून की रात को ठीक 1:45 बजे उस फ्लैट 307 की बैल्कनी की लाइट, जिसका कनेक्शन सालों पहले कट चुका है, वो कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप जल उठती है। तो सवाल आज भी वहीं खड़ा है, फ्लैट 307 के अंदर उस रात असल में हुआ क्या था? क्या ये एक शातिर क्राइम था, किसी के दिमाग का वहम, या कुछ और? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उन बंद दरवाजों के पीछे ही दफन रहेगा।